Hello everybody, welcome back to my channel. Today in this video we are going to discuss further 20 questions from fundamental right and the states. ठीक है, so this is the part 5 of Constitution of India. इसके पहले मैंने टोटल 4 पार्ट बनाए हुए हैं. अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाकर देख लें. ठीक है, इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं. चलिए. So this is the first question of this part. Which of the following is a bulwark of personal freedom? कौन से रीट को बुलवार्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम कहा गया है? ऑप्शंस आपके पास मैंडमस, हेबियस कॉर्पस, क्वो वारंटो या फिर सर्सियोरारी. तो जो हेबियस कॉर्पस है उसको हम लोग कहते हैं बुलवार्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम. इसके पहले वाले पार्ट में मैंने बताया था कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिट्स. क्या क्या थे वो? हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो और लास्ट क्या था? सर्सियोरारी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट आर रिस्ट्रेन्ड बाय प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट. जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है उसके तहत कौन सा फंडामेंटल राइट रिस्ट्रेन हो जाता है? ऑप्शन है आपके पास राइट टू रिलीजन, ऑप्शन बी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ऑप्शन सी राइट टू फ्रीडम या फिर ऑप्शन डी राइट टू इक्वालिटी. तो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत राइट टू फ्रीडम जो है वो रिस्ट्रेन हो जाता है. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट टू फ्रीडम. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ पर्सनल फ्रीडम्स enshrined in the Article 19 of the Constitution. Options are freedom to assemble peacefully without arms, freedom to acquire, hold and dispose of property, freedom to reside and settle in any part of the country या फिर फ्रीडम टू कैरी ऑन एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस. तो कौन से प्रोविज़न को आर्टिकल 19 से हटा दिया गया जो कि पर्सनल फ्रीडम था, पहले इंश्राइंड किया हुआ था आर्टिकल 19 में. तो जो हटाया गया है वो है फ्रीडम टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी. राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन प्रोहिबिट्स. जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है वो किसकी चीज़ों को प्रोहिबिट करता है? ऑप्शन है आपके पास ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग, ऑप्शन बी बेगर, ऑप्शन सी एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन बिलो 14 ईयर्स इन फैक्ट्रीज, माइंस एक्सेट्रा, मतलब चाइल्ड लेबर. ठीक है, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. तो इसका आंसर हो जाएगा जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है वो ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग को भी प्रोहिबिट करता है, बेगर को भी प्रोहिबिट करता है और चाइल्ड लेबर को भी प्रोहिबिट करता है. इसलिए आंसर इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, so the correct answer is option D, all of the above. Let's move forward to next question. So the next question is fundamental rights of Indian citizens were. Options are option A enshrined in the original constitution, option B outlined in an act passed by parliament in 1952, option C incorporated in the constitution by 42nd amendment या फिर ऑप्शन डी एडेड बाय 44th amendment. जो फंडामेंटल राइट है जो कि इंडियन सिटीजन को दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, क्या वो पहले से जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन उसमें उस समय से इंश्राइंड है या फिर उसको 1952 में ऐड किया गया था या फिर 42nd अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया था या फिर 44th अमेंडमेंट में ऐड किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंश्राइंड इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द सुप्रीम कोर्ट में रिफ्यूज टू इंटरटेन इन पिटिशन presented to it under Article 32 of the Constitution for the enforcement of fundamental right on a ground that. सुप्रीम कोर्ट कब आपके पिटिशन को जो कि आपने आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है उसको रिफ्यूज़ कर सकता है सुनने से या फिर उसको इंटरटेन करने से? कब? ऑप्शन है आपके पास द पिटिशन इन्वॉल्व्स द डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्प्यूटेड फैक्ट्स, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, या फिर द पिटिशनर हैज़ फेल्ड टू फर्निश सिक्योरिटी एज रिक्वायर्ड बाई ए रूल मेड बाई द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 145 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर द पिटिशनर शुड हैव फर्स्ट अप्रोच द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर द पिटिशनर हैज़ ऑलरेडी अप्रोच द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हिज पिटिशन हैज़ बिन रिजेक्टेड बाय द हाई कोर्ट ऑन मेरिट्स. ठीक है, तो कब सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज़ कर सकता है आपके पिटिशन को इंटरटेन करने से? ऑप्शन डी, मतलब जब वो पिटीशन हाई कोर्ट के पास गया था इसके पहले आर्टिकल 226 के अंदर और हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया था ऑन मेरिट के बेसिस पे उसको रिजेक्ट किया गया था, तो
उस वाले रिट पिटिशन को जो आप आर्टिकल 32 के अंदर लगा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसको रिफ्यूज़ कर सकती है सुप्रीम कोर्ट इंटरटेन करने से, अगर वो रिट पिटिशन पहले से हाई कोर्ट में गया हुआ है और वो मेरिट के बेसिस पे उसको रिजेक्ट किया गया था हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अ कॉर्पोरेशन इज स्टेट फॉर द पर्पस ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट इफ। कोई भी कॉर्पोरेशन स्टेट माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट कब? इट इज़ ए बॉडी रजिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू लॉ, या फिर इट इज़ एन एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ गवर्नमेंट, या फिर इट हैज़ टू रिपोर्ट टू गवर्नमेंट, या फिर द गवर्नमेंट सर्विस रूल्स आर मेड एप्लीकेबल टू इट्स एम्प्लॉयज़। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि जब वो एक एजेंसी हो या फिर इंस्ट्रूमेंटैलिटी हो गवर्नमेंट का, तब उसको स्टेट माना जाएगा आर्टिकल 13 के अंदर, जो कि स्टेट डिफाइन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होल्ड दैट देयर वॉज नो रीजन टू कंपेल नॉन स्मोकर्स टू बी हेल्पलेस विक्टिम्स ऑफ द एयर पॉल्यूशन? आपके पास ऑप्शन है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस KU अंसारी, या फिर मुरली एस देवरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या फिर स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस रघुवीर चंद शर्मा, या फिर CP आनंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा मुरली एस देवरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में पब्लिक प्लेसेस पे स्मोकिंग करना बैन किया गया था बाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पब्लिक प्लेसेस पे स्मोकिंग करना बैन कर दिया गया था इस केस में। और बोला गया था कि जो पैसिव स्मोकर होते हैं, जो स्मोक नहीं करते हैं, जो बगल में बस खड़े होते हैं, उनके राइट ऑफ लाइफ को वायलेट किया जा रहा है। राइट टू लाइफ को वायलेट किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुरली एस देवरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन देन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिट ऑफ मैंडेमस वुड बी इशूड व्हेन देयर इज फेलियर टू। ऑप्शंस आर परफॉर्म अ मैंडेटरी ड्यूटी, परफॉर्म अ डिस्क्रिशनरी ड्यूटी, ऑप्शन सी परफॉर्म एन ऑब्लिगेशन अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या फिर ऑप्शन डी परफॉर्म अ ड्यूटी बाय अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा परफॉर्म अ मैंडेटरी ड्यूटी। जब कोई भी गवर्नमेंट बॉडी या फिर स्टेट अगर फेल हो जाती है किसी भी मैंडेटरी ड्यूटी को परफॉर्म करने से, तब रिट ऑफ मैंडेमस इशू किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सुप्रीम कोर्ट वाइल एक्सरसाइजिंग पावर अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शंस आर ए frequently interferes in the concurrent finding of the High Court, option B interferes only when certificate of fitness is issued by the concerned High Court, या फिर ऑप्शन C has no power to interfere in the concurrent findings of the High Court, या फिर ऑप्शन D interferes when it is found that gross injustice has occurred to the petitioner। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन D interferes when it is found that gross injustice has occurred to the petitioner। जो आर्टिकल 136 है वो SLP के बारे में बात करता है, स्पेशल लीव पिटिशन के बारे में बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द ट्रांसफर ऑफ जजेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट मे बी मेड बाई। जो ट्रांसफ़र किया जाता है किसी भी जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, वो किसके द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन है आपके पास प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट, या फिर गवर्नमेंट ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, ये कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? आर्टिकल 222 में। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू 26th अमेंडमेंट एक्ट 1971? ऑप्शंस आर इट टर्मिनेटेड द प्रिवी पर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द रूलर्स ऑफ फॉर्मर इंडियन स्टेट, या फिर इट ओमिटेड
Article 291 and 362 from the Constitution. Option C, it inserted new Article 363A in the Constitution, या फिर all of the above. ठीक है, तो 26th अमेंडमेंट के तहत पूछा जा रहा है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं. तो इनमें से तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है. ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट power of posting a district judge under Article 233 does not include the power of transfer of such judge from one station to another, and that the power of transfer of district judge vested in the High Court under Article 235. कौन से केस में बोला गया था? ऑप्शंस आपके पास, चंद्रमोहन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, या फिर स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस बेला बनर्जी, या फिर स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस सुबोध गोपाल, या फिर सागिर अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. तो ये बोला गया था चंद्र मोहन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर द फर्स्ट टाइम विच अमेंडमेंट एक्ट मेड इट क्लियर दैट द स्टेट इन क्लॉज ए टू ई ऑफ आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स यूनियन टेरिटरी. जो आर्टिकल 3 के क्लॉज ए से लेकर क्लॉज ई तक स्टेट के बारे में बताया गया है, वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट में ये बताया गया था उसमें कि वो जो स्टेट है वो यूनियन टेरिटरी भी इंक्लूड करेगी. ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास 17th अमेंडमेंट एक्ट में, 18th अमेंडमेंट एक्ट में, 19th अमेंडमेंट एक्ट में, या फिर 20th अमेंडमेंट एक्ट में. तो ये जो बोला गया था कि जो स्टेट है वो यूनियन टेरिटरी भी इंक्लूड करेगी, वो बोला गया था 18th अमेंडमेंट एक्ट में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. So the next question says, in which of the following cases the Supreme Court decided that the constitutional amendment which takes away or abuses a fundamental right would be a void and therefore forced the Parliament to enact 24th Amendment Act. किस केस में बोला गया था कि जो कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो किसी भी इंसान के फंडामेंटल राइट को छीनती है वो वॉइड माना जाएगा. कोई भी ऐसा आर्टिकल, अगर वो कोई भी ऐसा लॉ या फिर कोई भी ऐसा आर्टिकल जो कि किसी भी इंसान के फंडामेंटल राइट को छीनती है वो वॉइड माना जाएगा. किस केस में बोला गया था, और इसके बाद ही 24 अमेंडमेंट एक्ट को लाया गया था. तो ये ऑप्शन है आपके पास, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, या फिर शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या फिर गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, या फिर केशवानंद भारती के केस में बोला गया था. तो ये बोला गया था गोलकनाथ के केस में, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, एक्सेसिव रिजर्वेशन वुड बी अ फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. जो एक्सेसिव रिजर्वेशन अगर दे दिया गया तो वो फ्रॉड माना जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का. वॉज ऑब्जर्व्ड बाई द सुप्रीम कोर्ट इन, किस केस में ऑब्जर्व किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? ऑप्शन है आपके पास, बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या फिर अजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. तो इसका आंसर हो जाएगा बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर. बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर के केस में ये ऑब्जर्व किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच केस द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट वॉज अ बिग ब्लो ऑन आर्टिकल 21 when it held that right to life and personal liberty guaranteed by Article 21 of the Constitution could not be enforced in view of proclamation of emergency and an order issued under Article 359 Clause 1. किस केस में बोला गया था ये? तो आपके पास ऑप्शंस हैं, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एडीएम जबलपुर वर्सेस शुक्ला, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या फिर वमन रॉ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. तो इसका आंसर हो जाएगा एडीएम जबलपुर के केस में ये बोला गया था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सुप्रीम कोर्ट इनंसिएटेड फ्यू टेस्ट्स फॉर डिटरमाइनिंग वेदर एन एंटिटी इज एन इंस्ट्रूमेंटैलिटी और एजेंसी ऑफ स्टेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम. तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टेस्ट दिए थे ये डिसाइड करने के लिए कि वो जो एंटिटी है वो स्टेट कहलाएगा या नहीं. तो इनमें से पूछा जा रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा ऐसा है जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं दिया गया था. तो आपके पास ऑप्शंस हैं, वेयर द इंटायर शेयर कैपिटल ऑफ द कॉरपोरेशन इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट, या फिर ऑप्शन बी, वेयर फाइनेंशियल असिस्टेंस
of the state can meet almost entire expenditure of the corporation. Option C, where the corporation enjoys monopoly status which is not state conferred. या फिर ऑप्शन डी, एग्जिस्टेंस ऑफ डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल. तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा वेयर द कॉरपोरेशन इंजॉयज मोनोपोली स्टेटस विच इज़ नॉट स्टेट कन्फर्ड. जब वो स्टेट के द्वारा कन्फर करेगा ही नहीं, वो खुद मोनोपोली स्टेटस इंजॉय कर रहा है, तो वो स्टेट नहीं कहलाएगा. ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन देन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज आर्टिकल 15 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया empowers the state to make special provision for. जो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो इम्पावर करता है स्टेट को स्पेशल प्रोविज़न बनाने के लिए. किसके लिए? ऑप्शंस आपके पास, रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट फॉर फ्रीडम फाइटर्स, या फिर ऑप्शन बी विमेन एंड चिल्ड्रन, ऑप्शन सी रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन, या फिर ऑप्शन डी रिलैक्सेशन ऑफ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर एडमिशन टू दोज बिलोंगिंग टू SC एंड ST कैटेगरी. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 क्लॉज 3 के अंदर स्टेट को स्पेशल प्रोविज़न बनाने के लिए एम्पावर किया गया है फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विमेन एंड चिल्ड्रन. ठीक है, तो इस पार्ट के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट. दिस क्वेश्चन सेज सेक्शन 433A ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सेक्शन 433A ऑफ CRPC which retrospectively fixed prison detention for 14 years as mandatory minimum for the life convicts does. किसी भी इंसान को अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलता है तो उसको मिनिमम 14 ईयर मैंडेटरी प्रिजन में बिताना पड़ेगा. क्या ये ऑप्शन बोल रहा है कि क्या ये वायलेट करता है आर्टिकल 20 क्लॉज 1 को, या फिर वायलेट करता है आर्टिकल 21 को, या फिर नॉट वायलेट एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर वायलेट्स आर्टिकल 14 एंड 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसका आंसर हो जाएगा नॉट वायलेट एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये जो रिट्रोस्पेक्टिवली फिक्स किया हुआ है सेक्शन 433A के अंदर ऑफ CRPC, ये किसी भी प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं करता है. ठीक है, तो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें. ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा. तब तक के लिए अपना ध्यान रखें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.